हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का पेपर नंबर 1 जो है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं या विश्व के प्रमुख संविधान। तो उस संविधानों में हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अंतिम संविधान को पढ़ रहे हैं और वो है चीन का संविधान, जिसकी विशेषताएं हमने पूर्ण रूप से पढ़ ली थी कि किस प्रकार से चीन जो तेजी से अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण आज महाशक्ति नंबर 3 बना हुआ है, उस संविधान की विशेषताएं क्या है। तो उस विशेषताओं के बाद यदि हम चीन को देखते हैं तो चीन में बहुत सारी आवश्यक बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी यदि चीन को हम एक सामान्य उसको देखते हैं सामान्य रूप में, तो चीन की जो जीडीपी है वो 13% की छलांग मारकर आगे बढ़ रही है और उसने तकनीक में भी कमाल करके दिखाया है और उसकी तकनीक भी लगातार बेहतर से और बेहतर होती चली जा रही है। विश्व में जहां वो अपना विशिष्ट प्रकार से स्थान बना रहा है, वहीं पर चीन की आंतरिक व्यवस्थाओं को भी यदि हम देखते हैं तो चीन की आंतरिक व्यवस्था वहां की सरकार नहीं बल्कि वहां का साम्यवादी दल संभाले हुए है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि चीन का साम्यवादी दल। तो चीन को तो हम लोग जानते ही हैं, चीन की विशेषताएं भी हमने पढ़ ली, चीन के संविधान की विशेषताएं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं चीन का साम्यवादी दल, वो किस रूप में वहां पर शासन सत्ता पर अपना आधिपत्य बनाए हुए है और इतनी सारी पॉपुलैरिटी के बाद वो वहां का एक सुसंगठित साम्यवादी दल जो अपनी पहचान बना चुका है और पूरी शासन व्यवस्थाओं को अपने अधीन करने की स्थिति में है, उस साम्यवादी दल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस साम्यवादी दल का यदि हम सामान्य परिचय लें तो वो है कि इस चीन के साम्यवादी दल का निर्माण 1921 में हुआ था और मात्र 13 अराजकतावादियों ने शासन के विरुद्ध एक आवाज उठाई थी और इन 13 अराजकतावादियों की आवाज इतनी बुलंद थी कि आज देखते ही देखते चीन की संपूर्ण शासन व्यवस्था साम्यवादी दल के अधीन आ चुकी है। अधीन कहें या उसने अपना आधिपत्य इन व्यवस्थाओं पर जमा लिया है। चीन के इस साम्यवादी दल की कुछ विशेष प्रकार की विशेषता रही है कि इस दल ने 3 विचारधाराओं को अपने आप में समाहित कर लिया है और वो 3 विचारधाराएं हैं मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद। इन विचारधाराओं से थोड़ा परिचय मैं आपका करवा देती हूँ क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेट करती हैं, मुख्य टॉपिक का आधार नहीं है, लेकिन साम्यवादी दल इन 3 विचारधाराओं पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद पर टिका हुआ है। इसके सहयोग से ही इसने अपनी शक्तियों को अर्जित किया है। तो मार्क्सवाद आप लोग जानते ही हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स, जिसको हम जानते हैं, उसने कहा था कि सदैव से ही समाज में 2 वर्ग रहे हैं। पहला वर्ग जो जिसके पास साधन है, संपत्ति है और वो भूस्वामी है और बहुत सारे कल कारखानों का स्वामी है, तो वो है धनिक वर्ग के लोग। और दूसरा वर्ग है ऐसा गरीब वर्ग जिसके पास में ये साधन संपन्न चीजें कुछ भी नहीं है, वो निर्धन है और उसके पास श्रम बेचने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो यानी हमेशा से ही विश्व में, उसने केवल चीन के लिए नहीं कहा बल्कि विश्व के लिए कहा है कि विश्व में केवल 2 ही वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता रहती है, लेकिन दोनों ही अपनी विभिन्न विचारधाराओं के कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं और यही प्रतिद्वंदता उनके संघर्ष का कारण बना हुआ है।
तो जहां मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद और पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का सदैव संघर्ष चलता रहता है, यही है मार्क्स की विचारधारा। और जितने भी सिद्धांत उसने दिए थे वो सभी धन पर आश्रित थे कि अर्थव्यवस्था की वजह से ही जितना भी इतिहास है वो सब बदलता रहा है, ऐसा मार्क्स का मानना है। लेकिन हमारे टॉपिक से यहाँ पे केवल इतनी सी बात माननी है कि मार्क्स ने कहा कि विश्व में केवल दो ही वर्ग हैं, पहला पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा गरीब, यानी अमीर और गरीब दो वर्ग हैं जिनमें सदा से ही संघर्ष चलता रहता है। लेकिन मार्क्स के इस विचारधारा को लेनिन नहीं मानते। लेनिनवाद एक दूसरी विचारधारा है, इसे भी साम्यवादी दल ने अपने में समाविष्ट किया है। जैसा मार्क्स की विचारधारा को उन्होंने माना कि कुछ जगह पर मार्क्सवाद मौजूद है, लेकिन कुछ जगह पर लेनिनवाद भी उतना ही प्रभावी है जितना मार्क्सवाद। तो क्या है लेनिनवाद? लेनिनवाद मार्क्सवाद का उल्टा है और ये कहता है कि पूंजीपति, एक तो विश्व में दो ही वर्ग नहीं है, विश्व में तीन वर्ग है, पूंजीपति, मध्यम और निम्न। और यदि जो मार्क्स मानता है दो ही वर्ग है मार्क्स के अनुसार, पूंजीपति और निम्न वर्ग, तो इनमें सदैव संघर्ष चलता रहता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो लेनिन का मानना है इनमें संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग रहता है और उस सहयोग की वजह से ही हमारी जो जीवन धारा है वो आगे बढ़ी है। और इस जीवन धारा को लेनिनवाद ने, पहले मार्क्सवाद उल्टा खड़ा हुआ था, उसने लेनिनवाद ने उसे सीधा खड़ा कर दिया है और क्या कहा कि दुनिया संघर्ष से नहीं सहयोग से चलती है। ये है लेनिन की विचारधारा। तीसरी विचारधारा है माओवाद। माओवाद भी एक विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित है और इस विचारधारा को जो मानने वाले माओवादी लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है और जो व्यक्ति जिसे जो चीज चाहिए बस वो चाहिए, यदि वो आसानी से मिल जाती है, यदि जो चीज आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलती तो सीधे कनपट्टी पे क्या लगाओ, पिस्टल लगाओ, और उस शक्ति के डर से, पिस्टल के डर से आपको जो कार्य करवाना हो उस कार्य को आप करवा सकते हैं। तो ये तीनों ही विचारधारा, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद, तीनों विचारधाराओं का समावेश साम्यवादी दल में मौजूद है और ये वहाँ के मुख्य साम्यवादी दल है जो पूरी शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। पुनः दोहरा देती हूँ, 1921 में मात्र 13 अराजकतावादियों ने इस साम्यवादी दल का निर्माण किया और धीरे धीरे श्रमिक, किसान, मध्यम वर्ग के लोग और भी बहुत सारे मजदूर लोग सभी इसके सदस्य बन गए। तो पहले पुस्तकें इसके बारे में हमको क्या ज्ञान देती हैं उसे हम पढ़ते हैं कि जैसे शेन यू डाई की कोटेशन है कि चीनी साम्यवाद पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण व आधुनिक सर्वसत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक विषमकारी तथ्य है। और यह जो चीन का साम्यवादी दल है वो कैसा है, पूर्ण नियंत्रण उसने किया हुआ है और आधुनिक भी है, दोनों ही बातें इसमें मौजूद है। चीन का साम्यवादी दल चीन की राजनीति तथा प्रशासन का केंद्र बिंदु है। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में मात्र 13 अराजकतावादी उग्रपंथी और कट्टरपंथी मार्क्सवादियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई शंघाई में, कट्टर मार्क्सवादियों द्वारा शंघाई में इसकी स्थापना की गई और यह जनता तथा राज्य के बीच मध्यस्थता करवाने वाला एक महत्वपूर्ण संस्था है। कि शंघाई में इसकी स्थापना हुई
और उसके बाद में ये जनता और राज्य के बीच मध्यस्थता कराने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक तरफ दल के सदस्य हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन है, कृषि संगठन है, व्यावसायिक समाज है तथा अन्य दूसरे संघ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरी ओर सरकार में भी इस दल के सदस्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चीनी साम्यवादी दल मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद के चिंतन के दर्शन की परिधि में संचालित है और इसे मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति के मूलभूत आधारों को ग्रहण किया है। लेनिन से समाजवादी मार्ग या कार्य पद्धति का इसने अनुसरण किया है और माओवाद से समाजवाद दल निर्माण के सिद्धांतों को ग्रहण किया है। इस प्रकार साम्यवादी दल के द्वारा चीन की समस्त शासन व्यवस्था पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। अतः साम्यवादी दल ही चीन का वास्तविक शासक है। तो इन सारी विशेषताओं की वजह से कि तीनों विचारधाराओं का समावेश है, अधिकांश जनता जिसमें बहुत सारे मजदूर, कृषक, ट्रेड यूनियन के सदस्य, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में कार्य करने वाले लोग, सबके सब इस साम्यवादी दल में शामिल हैं। ये एक तरफ है और दूसरी तरफ सरकार है और सरकार में भी इन साम्यवादी दल के सदस्य ही कार्यकर्ता है। तो इन दोनों की वजह से ही, मतलब अपने दल की वजह से और सरकार में इनके कार्यकर्ता होने की वजह से साम्यवादी दल क्या काम करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है और मध्यस्थता के कार्य करने के बाद उसने जो भी साम्यवादी दल का निर्माण किया है वो पूर्ण रूप से सरकार को नियंत्रित करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चीन में आधुनिक काल में चीन में साम्यवादी दल ही वास्तविक शासक है। तो ये वास्तविक शासक क्यों है और क्या है साम्यवादी दल की विशेषताएं, इसे हम पढ़ते हैं। आज इसका संगठन और हम इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आज केवल विशेषताओं को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला है इसमें सदस्यता, कि साम्यवादी दल की पहली विशेषता ये है कि इसका सदस्य कैसे बना जाता है, कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य बन सकते हैं। साम्यवादी दल के संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उसके ऊपर की आयु का कोई भी चीनी श्रमिक, किसान, निम्न मध्यम वर्गीय किसान, क्रांतिकारी सैनिक और अन्य किसी भी क्रांतिकारी दल का व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। चीनी साम्यवादी दल की सदस्यता की संख्या की अपेक्षा ये गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है और पार्टी का मानना है कि उसके सदस्यों की संख्या कम रखकर ही उसे समाज का क्रांतिकारी अग्रणी दस्ता अर्थात श्रेष्ठ नागरिकों का सर्वोत्कृष्ट वर्ग बनाए रखा जा सकता है तथा उसके सदस्यों में अनुशासन और उनके मानकों के प्रति पूरी आस्था को बनाए रखा जाता है। तो साम्यवादी दल की सदस्यता 18 वर्ष की आयु के बाद कोई भी जो श्रमिक हो, जो मजदूर दल का मजदूरों की श्रेणी में आता हो, कम से कम 18 वर्ष की आयु और उसके बाद में उम्र जितनी भी हो, और गरीब होना चाहिए। वो अमीर व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य नहीं हो सकता। वो व्यक्ति मजदूर हो सकता है, ट्रेड यूनियन का वो कोई कार्यकर्ता हो सकता है, कृषक हो सकता है, वो व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है और गरीब होना चाहिए। ये सारी मुख्य विशेषता इसकी सदस्यता की है और इसी सदस्यता की वजह से ये साम्यवादी दल अपनी विशिष्ट भूमिका चीन में निभा रहा है।
इसे बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि साम्यवादी दल के नेताओं का मानना है कि संख्या बढ़ाने से कहीं बेहतर है कि हम अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दें, कि बेहतर गुणवत्ता ही हमारी पहचान है, ताकि समाज में, विश्व में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो शासन के कार्यों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हो। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात जो है साम्यवादी दल की सदस्यता की, तो ये सदस्यता गुणवत्ता पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, संख्या पर नहीं। और यही उसकी विशेष शर्त भी है, विशेष मान्यता भी उसकी यही है कि अधिक से अधिक लोग नहीं, बल्कि हम श्रेष्ठ क्रांतिकारी अग्रणी दस्ता तैयार कर रहे हैं, जिसमें श्रेष्ठ नागरिकों का सर्वोत्कृष्ट वर्ग रह सके। और इस वर्ग में अनुशासन मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, कि जितना महत्वपूर्ण अनुशासन होगा उतना ही महत्वपूर्ण ये साम्यवादी दल बना रहेगा। इसीलिए वो संख्या को नहीं बल्कि गुणवत्ता को सदैव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी विशेषता है सदस्यता की शर्तें, कि जो व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है, अभी हमने पढ़ा कि मात्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और गरीब तबके से उसका रिलेशन हो, तो वह व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है। वो विद्यार्थी हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, वो किसान हो सकता है, या जो भी निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सभी साम्यवादी दल में शामिल हो सकते हैं, इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यता की शर्तें क्या होंगी? तो इसे बताने के लिए 4 मुख्य शर्तों को मानना आवश्यक है, कि दल के प्रत्येक सदस्य को निम्न 4 शर्तों को मानना आवश्यक है। और पहली शर्त है दल के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करना, कि दल के जो भी कार्यक्रम है या दल का जो भी संविधान है उसके अनुसार जो भी ये तय करते हैं कि इस प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो वो नियम मानने आपको आवश्यक होंगे। दूसरी बात यह है कि दल के किसी संगठन से संबंध होना, उसका कार्य स्वीकार करना। नंबर 3, दल के निर्णयों का पालन करना। और नंबर 4, सदस्यता शुल्क देना। सदस्यों को वफादारी के स्तर पर बहुत अधिक कड़े नियमों का पालन करना होता है। इसकी सदस्यता सीमित है। साम्यवादी दल के सदस्यों को केवल वे ही व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य बन सकते हैं जो साम्यवादी सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान रखते हों और इन सिद्धांतों में आस्था व निष्ठा को सदैव बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन का साम्यवादी दल क्या चाहता है? पहली शर्त क्या है कि दल के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करना, कि जो भी दल के कार्यक्रम है उन्हें स्वीकार करना होगा। कि सदैव यदि किसी भी दल का सदस्य है और साम्यवाद के दल का उसे कोई ज्ञान नहीं है, साम्यवाद के सिद्धांतों को वो नहीं मान पा रहा, तो फिर वो दल का सदस्य बनने में उसे थोड़ी मुश्किल आ सकती है। दूसरी बात ये कहता है कि दल के किसी संगठन से संबंध होना उसका आवश्यक है, कि पुराने जो दल चल रहे हैं उन दलों से कहीं ना कहीं उसका संबंध होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी दल के निर्णय होंगे उन निर्णयों को मानना इस दल के सदस्यों की मुख्य आवश्यकता रहेगी, कि दल के सदस्य उस बात को हमेशा मानेंगे ही। और तीसरी बात है कि जो भी सदस्यता शुल्क है, निश्चित सदस्यता शुल्क इनसे लिया जाता है, वो सदस्यता शुल्क समय पर ही वो दे, तभी वह व्यक्ति
साम्यवादी दल का सदस्य बन सकता है, अन्यथा वह दल का सदस्य नहीं बन पाएगा। अगली विशेषता जो है वो है भर्ती की जटिल प्रक्रिया, की भर्ती आसानी से नहीं होती, कि साम्यवादी दल में भर्ती आसानी से नहीं होती कि बस द्वार खुले हैं और आ जाओ। यहाँ पर भर्ती की एक जटिल गंभीर प्रक्रिया है और उस गंभीर प्रक्रिया के कुछ मुख्य बिंदु हैं। उन 8 बिंदुओं को यदि आप मान लेते हैं तभी वो उसका सदस्य बन सकता है और उसकी सदस्यता शर्तें मानकर इस भर्ती की जटिल प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। इसकी जटिल प्रक्रिया को हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, हमारा कोर्स कंप्लीट होने की कगार पर है, तो आप लोग शीघ्र ही अपने जो भी आपने नोट्स लिखे हैं उन नोट्स को पढ़िए, समझिए। कभी भी आपका जो भी एग्जामिनेशन की डेट भी आ सकती है, आपका टेस्ट हो सकता है, आपकी कॉपियाँ चेक हो सकती हैं, महाविद्यालय प्रांगण में बुलाकर आपकी नोट्स की कॉपी चेक हो सकती है। तो आप लोग उन सब जो प्रक्रियाएं हैं अपनी शिक्षा से संबंधित, उन सभी शिक्षण संबंधी चीज़ों को आप ढंग से प्लान कर लें और उसके बाद में फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि भर्ती की जटिल प्रक्रिया क्या है। आज के लिए केवल